अध्याय 1 116 ड्रैगन उड़ते हैं, फिनिक्स नाचते हैं। 2 इस पहले क्षेत्र के बाद भले ही आप सुलेख के सार में महारत हासिल कर लें, आप आगे जिस चीज का पीछा करते हैं वो किसी विशेष प्रकार का फॉन्ट नहीं है, बल्कि शब्दों का अर्थ है। लियो हाईकोंग का भाव बदल गया और उसने ये श्वान को सदमे में देखा। 8 साल का बच्चा वास्तव में इतनी सटीकता और स्पष्टता से बोल सकता है। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था। लियू यानरान ये श्वान की सुलेख शिक्षाओं में दिलचस्पी लेती हुई प्रतीत हुई और उसने पूछा, आपका अर्थ से क्या मतलब है? दूसरे शब्दों में, इसका मतलब सुलेख के टुकड़े का इरादा है। यह ठीक उसी तरह है जैसे कई लोग कविताएं लिखते समय कर्सिव लिपि का उपयोग करेंगे, लेकिन वे आधिकारिक दस्तावेज लिखते समय निश्चित रूप से लिपिक लिपि का उपयोग करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जो सामग्री व्यक्त करना चाहते हैं वो अलग है। अलग अलग शब्द लोगों को अलग अलग मानसिक स्थिति भी दे सकते हैं। सतह पर यह सुलेख का प्रभाव लगता है, लेकिन अंत में यह अभी भी उस व्यक्ति के कारण है जिसने सुलेख लिखा है। जब किसी की सुलेख की समझ दूसरे क्षेत्र तक पहुंच जाती है तो वे किसी भी प्रकार की सुलेख का उपयोग करें, वे इरादे की अपनी समझ के माध्यम से दर्शकों को अलग अलग भावनाओं का अनुभव करा सकते हैं। लियू हाईकोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन ताली बजाई। उसने उम्मीद से ये श्वान की ओर देखा। तो तीसरा क्षेत्र क्या है? ये श्वान ने अपनी आंखें नीची कर लीं। तीसरा क्षेत्र बल है। यह दूसरे क्षेत्र से एक उन्नयन भी है। अर्थ के दूसरे क्षेत्र का अर्थ शब्दों के अर्थ को समझना था। बल के तीसरे क्षेत्र के लिए यह शब्दों को समझने के बाद अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति थी। यही कारण था कि एक वास्तविक गुरु की सुलेख को एक नज़र में महसूस किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक वास्तविक वस्तु है जिसने इंद्रियों पर हमला किया हो। पूरा अध्ययन कक्ष तुरंत शांत हो गया। ये इतना शांत था कि कोई भी सबकी सांस लेने की आवाज भी सुन सकता था। बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी को अभी अभी पचाया था और वे अभी भी सदमे में थे। उन्हें अभी भी इसे धीरे धीरे समझने के लिए समय चाहिए था। जिस तरह सबके अपने अपने विचार थे, ये श्वान ने पहले ही अपना ब्रश उठा लिया था और उसे स्याही में डुबो दिया था। जिस क्षण ये श्वान ने ब्रश उठाया, उसकी आभा में एक चौंकाने वाला परिवर्तन आया। भले ही उसकी ऊंचाई और रूप रंग में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन किसी ने भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो बहुत छोटा था। धीरे धीरे निकलने वाली आभा दबाव की भावना की तरह थी, जिससे आसपास के लोगों को जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये बहुत स्टाइलिश था। ये लोग, जो मूल रूप से ये श्वान की सुलेख को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, वास्तव में उनके दिलों में थोड़ी उम्मीद थी। जब युवक लगभग 15 वर्ष का था तो वो पैदल ही एक युद्ध घोड़े को पछाड़ सकता था। उसने पहाड़ों में एक सफेद माथे वाले बाघ को मार डाला। केवल काओ झांग को ही हीरो नहीं माना जा सकता। जैसे ही वो बोला, ये श्वान ने लिखना शुरू कर दिया। धमाका! एक पल में सभी ने सुलेख को देखा और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे बस विश्वास नहीं कर सके कि वे क्या देख रहे थे। ये सुलेख! अगर उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो कोई भी विश्वास नहीं करता कि 8 साल के बच्चे की लिखावट इतनी सुंदर हो सकती है। ये श्वान की कलाई की ताकत बहुत मजबूत थी। कई बार इससे बाकी लोगों को लगता था कि वो ब्रश नहीं बल्कि एक तेज तलवार पकड़े हुए है। ये भारी स्ट्रोक पतले चावल के कागज को छेदते हुए प्रतीत होते थे। ये श्वान ने बहुत तेजी से लिखा। उसके हाव भाव बहुत हल्के लग रहे थे, लेकिन उसने जो भी शब्द लिखा वो 1000 पाउंड का लग रहा था। उच्च गुणवत्ता वाली महोगनी की डेस्क लिखते समय कराहती रही। बाकी लोगों ने अनजाने में अपने मुंह चौड़े खोल दिए, जैसे उनके दिलों में सदमा और प्रभाव बहुत बड़ा था और बाहर निकल रहा था। उसने ये कैसे किया? जब अध्यक्ष ये ने सफ़ेद माथे वाले बाघ के बारे में लिखा तो सफ़ेद माथे वाले बाघ की छवि मेरे सामने आ गई। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। हालांकि मुझे सुलेख के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसकी सुलेख में शैली और शक्ति उन विश्व प्रसिद्ध लोगों की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली है। अध्यक्ष ये ने इसे अपने हाथ से लिखा है। यदि वो व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो उनका नाम जल्द ही सुलेख के इतिहास में दिखाई देगा। इस बीच ये श्वान ने प्रशंसाओं को अनसुना करते हुए लिखना जारी रखा। उसने एक ही बार में 1500 किलोमीटर की यात्रा की और एक तलवार से 10 लाख मजबूत सेना को नियंत्रित किया। हान सैनिक बिजली की तरह तेज थे। पकड़े गए घुड़सवार थिसल से डरते थे। हर स्ट्रोक एक ऐसे घोड़े की तरह था जो अपनी लगाम से छूट गया हो और आकाश में उड़ गया हो। साथ ही हर स्ट्रोक आकाश में उड़ने वाले बाढ़ के अजगर की तरह था। ये शून्यता से आया और शून्यता में वापस चला गया।
इस लगभग पागल और आदिम जीवन शक्ति के आवेग में दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। उसने बिना खोए अपनी ताकत दिखाई और बिना दिखावा किए अपनी आकृति दिखाई। इसके अलावा उसकी लिखावट बहते पानी की तरह थी। ये बादलों की तरह तैर रही थी और एक अजगर की तरह फुर्तीली थी। उसकी सुलेख गतिशील और सुंदर थी। यह अभूतपूर्व थी। उसकी सुलेख वास्तव में उत्कृष्ट थी। यदि कविता की पहली 4 पंक्तियां केवल लोगों को एक छवि या एक छोटी चलती तस्वीर की भावना दे सकती थीं, फिर जिस क्षण ये श्वान ने अगली 4 पंक्तियां लिखना समाप्त किया, ऐसा लगा जैसे कोई फिल्म चल रही हो। ये जीवित था। युद्ध के मैदान पर लड़ाई का दृश्य तुरंत सभी के सामने प्रदर्शित हो गया। बख्तरबंद योद्धा के हाथ में ब्लेड और भाला उनके सामने आ गया था। ब्लेड से खून की एक बूंद टपक कर सभी के माथे पर गिरी। ये गर्म था और इसमें खून की गंध आ रही थी। इसने अचानक सभी को जगा दिया और उन्हें ठंडे पसीने आ गए। लियू हाइकोंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि उसकी दुनिया हिल रही है। उसके लिए एक अच्छी सुलेख एक द्विआयामी तस्वीर की तरह थी। लेखक कागज पर वह अर्थ लिखेगा जिसे वो व्यक्त करना चाहता है और उसे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेगा। सभी प्रकार के विवरण, क्रियाएं आदि थीं। दर्शक सब कुछ देख सकेंगे। यदि सर्वश्रेष्ठ सुलेख टुकड़ों का एक उन्नत संस्करण होता तो ये निश्चित रूप से एक छोटी चलती तस्वीर की तरह होता, जिससे पूरा दृश्य जीवंत हो जाता। पात्रों का एक व्यक्तित्व होगा, वस्तुओं की अपनी आत्माएं होंगी। हालांकि ये श्वान ने उनके सामने एक बड़ा कदम उठाया। 8 पंक्तियां लिखने के बाद सभी को ऐसा लगा जैसे वे एक प्राचीन युद्ध के मैदान पर हों। उन्होंने जनरलों को लड़ते हुए देखा और खून से लथपथ हो गए। ये न तो कोई फिल्म थी, न ही गति के साथ कोई 4D फिल्म। इसके बजाय ये पूरी तरह से इमर्सिव फिल्म का अनुभव था। शुरुआत एक शाही विस्फोट थी। क्या यह सुलेख का तीसरा क्षेत्र है? क्या बल से आपका यही मतलब था? लियू हाइकोंग खुद से बात कर रहा था, फिर भी ये श्वान से पूछ रहा था। ये श्वान ने सिर हिलाया और ब्रश को धीरे से उसकी मूल जगह पर वापस रखने से पहले कहा, मुझे लगता है कि मेरी समझ में ये तीसरा क्षेत्र है। तथाकथित आभा का प्रदर्शन सिर्फ एक मजाक है। मैंने बस थोड़ा ही सीखा है। थोड़ा? बाकी लोगों ने अनजाने में एक दूसरे को देखा। अत्यधिक विनम्रता गर्व का एक रूप थी। यहाँ तक कि वर्तमान उच्च तकनीक भी ऐसा इमर्सिव देखने का अनुभव नहीं करा सकती थी। उसने सुलेख के एक साधारण टुकड़े का उपयोग किया और उन्हें एक अनुभव दिया। फिर भी उसने कहा कि उसने केवल थोड़ा ही सीखा है। अगर इसे थोड़ा सीखना माना जाता था तो उच्च स्तर प्राप्त करने या गुरु बनने के लिए उन्हें शायद समझने के लिए 4 आयामी दुनिया में होना पड़ेगा। सभी लगभग एक ही समय में बोले, ये श्वान की ताकत की पुष्टि करते हुए। मैं कई वर्षों से सुलेख में डूबा हुआ हूँ। मैं अपने व्यक्तित्व के साथ गारंटी दे सकता हूँ कि अध्यक्ष, ये आपकी सुलेख कौशल निश्चित रूप से एक शीर्ष गुरु के स्तर पर है। अभी का दृश्य बहुत तीव्र और चौंकाने वाला था। मैं सपने में भी ऐसे शानदार दृश्य की कल्पना नहीं करता। मैंने आज वास्तव में इसे देखा है। भाई, ये आप बहुत विनम्र हैं। आज भले ही विभिन्न सुलेख संघों के अध्यक्ष यहाँ हों, अगर कोई आपकी कोई गलती निकाल सकता है तो मैं उनसे मौके पर ही लड़ सकता हूँ। 1000 शब्दों को एक वाक्य में मिला दिया गया। ये उनकी प्रशंसा का प्रतिनिधित्व करता था। वे सभी सुलेख जानते थे। उन्होंने बचपन में टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से शुरुआत की थी। 10 से 20 साल अभ्यास करने के बाद वे मुश्किल से दूसरों के सामने प्रस्तुत करने लायक बन पाए थे। हालांकि उनके सामने इस 8 साल के बच्चे ने वास्तव में उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया था। वे 800 साल अभ्यास करने के बाद भी इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। लियू हाइकोंग ने अपने हाथ जोड़े और ये श्वान को बहुत ईमानदारी से प्रणाम किया। अध्यक्ष, ये आपकी सुलेख बस बहुत शानदार है। मैं आपसे इसे मुझे बेचने का अनुरोध करता हूँ। मैं 20 मिलियन का भुगतान करने को तैयार हूँ। लियू हाइकोंग बस बहुत उत्साहित था। उसने इतनी अच्छी सुलेख कभी नहीं देखी थी। सच कहूँ तो शुरुआत में उसकी मानसिकता अपनी सुलेख कौशल दिखाने की थी। अब उसे पता चला कि इस तरह थप्पड़ खाना कितना दर्दनाक था। ये श्वान ने सिर हिलाया और शांत भाव से कहा, आप पैसे की बात क्यों कर रहे हैं? अगर अध्यक्ष लियू को ये पसंद है तो मैं इसे यहीं छोड़ सकता हूँ। लियू हाइकोंग ने उत्साह से सिर हिलाया। ऐसी सुलेख प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए उसने महसूस किया कि उसका जीवन सार्थक था। वो ये भी सोच रहा था कि फ्रेमिंग पूरी करने के बाद वो कितने लोगों को अपने घर पर इसे देखने के लिए आमंत्रित करेगा। ओह ठीक है अध्यक्ष, ये क्या आपके पास कोई मुहर है? कृपया मुझे अपना हस्ताक्षर दें। लियू हाइकोंग ने अचानक पूछा। ये श्वान मुस्कुराया। नहीं, मैं बाद में खुद बनाऊंगा। कहानी जारी रहेगी।